हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपके एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4। और आज हम करने वाले इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये चैप्टर मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा दिया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से करा दी हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस देख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से जाइए और बाकी के सारे वीडियोस भी देख लीजिए। चलिए, तो इतना सब करने के बाद बारी आती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। और आज मात्र 1 घंटे में आपको इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कराया जाएगा। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी ज़रूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और सारी चीज़ें प्राप्त कर लीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो जैसा कि चैप्टर का टाइटल है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। भारत एक ऐसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जहां पर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन होता है। तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, वहां पर राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज तो होंगी ही। अब जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत में एक या दो नहीं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, यानी कि राजनीति के मामले में, राजनीतिक दलों के मामले में भारत में बहुदलीय व्यवस्था हमें दिखाई देती है। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है। तो वहाँ पर सीधी सी बात निकल के आती है कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होंगे ही। सीधी सी बात है, क्योंकि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी जरूरी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दल होते हैं। एक बात। अब दूसरा पॉइंट आता है कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्या काम होता है इनका। ऑलराइट, फिर राजनीतिक दलों के कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से काम ये करते हैं, राजनीतिक दलों की ज़रूरत के बारे में जानेंगे। कितने राजनीतिक दल हैं, ठीक है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में 2 प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। एक तो है आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरा है आपका क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की अगर हम चर्चा करें तो ये हैं टोटल 6, जिनको नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और क्षेत्रीय दलों की बात करें तो क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्य के, अलग अलग स्टेट के कई सारे हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात आती है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी की। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में क्या भारत के लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीतिक दलों में इंटरेस्ट रखते हैं, इसको हम जानेंगे। फिर जानेंगे कि राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अब चाहे कोई भी चीज़ आप उठा के देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, ठीक है, हर एक व्यक्ति के सामने, हर एक संस्था के सामने, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने, हर एक संगठन के सामने कोई ना कोई चुनौती तो होती ही है। तो ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक दलों के सामने भी हमें कई चुनौतियां देखने को मिलती हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, जो चुनौतियां विद्यमान हैं या राजनीतिक दलों के अंदर जो बुराइयां हैं उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। इन सब टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है इसका कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी।
तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। कहां पर, कहां की बात हो रही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात हो रही है। जहां डेमोक्रेसी है वहां पर राजनीतिक दल है, सीधी सी बात है, क्योंकि लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी की बात करता है और लोकतंत्र ये भी बात करता है कि कोई भी नागरिकों का समूह अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। तो अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब क्या है? राजनीतिक दल ही है। लोग अपनी भागीदारी राजनीति में, देश की शासन व्यवस्था में कैसे जता सकते हैं, कैसे भागीदार बन सकते हैं? राजनीतिक दलों के माध्यम से ही। अगली बात, अगर आप देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में जाएं, ठीक है, तो कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में, सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। क्या बताया गया है कि जब आप ग्रामीण इलाकों में जाते हो, दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हो, या फिर ऐसे क्षेत्र में जहां पर साक्षरता बहुत कम देखने को मिलती है, लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि संविधान का वास्तविक स्वरूप क्या है, लेकिन वे राजनीतिक दलों के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, तो जब हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाएंगे, आदिवासी क्षेत्रों में जाएं, जहां पर लोग ऐसे रहते हैं कि उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब ही नहीं होता है, तो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, ये नहीं पता होगा, लेकिन ये तो पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, हमारे देश में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, ये बात उन्हें पता होगी। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मालूम होता है, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब क्या है? राजनीतिक दल ही है। तो राजनीतिक दलों की जरूरत हमें यहाँ पर क्या समझ में आती है? क्या समझ में आती है? राजनीतिक दलों की जरूरत ये है कि उन राजनीतिक दलों के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ज्यादा जनता जो है शासन व्यवस्था से जुड़ी रहे, राजनीति से जुड़ी रहे, राजनीति से परिचित रहे, अपने देश की शासन व्यवस्था से परिचित रहे। ऑलराइट, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता ही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अब एक बात ये आती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के स्वरूप को नहीं जानते, संविधान क्या होता है इसको नहीं जानते, लेकिन राजनीतिक पार्टी क्या होती हैं इसको तो जानते ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर नहीं होती है। ठीक है, तो अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आती है तो जो व्यक्ति जिस राजनीतिक दल से संबंध रखता है, ठीक है, वो उसके बारे में अपनी अच्छी राय रखता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी उसको पसंद नहीं होती उसके बारे में उसकी बुरी राय होती है। ठीक है, फिर अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। क्या कहा गया है? अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? राजनीतिक दल को। वे संविधान के स्वरूप को नहीं जानते। ठीक है, हमने क्या बात सीखी थी कि वे संविधान के स्वरूप को नहीं जानते, एक बात, लेकिन वे जानते किसको हैं? राजनीतिक दल को जानते हैं। ठीक, राजनीतिक दल को जानते हैं, तो हर एक अच्छी और बुरी चीज के लिए, हर एक अच्छी और बुरी चीज के लिए वे किसको मानेंगे जिम्मेदार? इस राजनीतिक दल को ही मानेंगे। तो सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। जो हमारे देश में सामाजिक और राजनीतिक विभाजन दिखाई देते हैं, सामाजिक विभाजन की अगर हम बात करें कि जैसे हमारा भारत देश का समाज जो है अलग अलग में बटा हुआ है, अलग अलग समाज में लोग बटे हुए हैं, भारत देश के नागरिक। ठीक है, किसकी बदौलत? इन्हीं राजनीतिक दलों की बदौलत। कैसे? अब जैसे मान लो कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, ABCD, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ लोग A को फॉलो करते हैं, कुछ लोग B को, कुछ C को, कुछ D को, तो लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए यानी कि समाज बढ़ गया। ऑलराइट, चलिए अब देखें, ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? क्या हमें सचमुच पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है? जो पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक और राजनीतिक विभाजन को बढ़ावा देती हैं, इसके बावजूद भी क्या पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है? तो देखें,
करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज से हम 100 साल पहले की बात करें, अभी चल रहा है मान लो 2024, तो अगर हम बात करें 1924 की, ठीक है, तो दुनिया के कुछ ही देशों में पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, नहीं तो वो राजा महाराजाओं का शासन चला करता था पहले तो, ठीक है। तो कुछ ही देशों में पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी और उनमें भी कुछ गिनती की ही हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि जैसे भारत में अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, बाकी रीजनल पार्टीज है, क्षेत्रीय दल हैं, ठीक है, तो बहुत ही कम पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो आज गिनती के ही ऐसे देश हैं, अगर हम इसके विपरीत बात करें तो आज गिनती के ही ऐसे देश हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है, यानी कि हर जगह आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिल ही जाएगी। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक दलों का अर्थ क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है। तो देखें, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक दल की बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, तो राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है, राजनीतिक दल क्या है, लोगों का एक संगठित समूह है। क्या है, लोगों का संगठित समूह। लोगों का एक संगठित समूह है, ठीक है। अब ये करता क्या है, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई क्यों, ताकि वो राजनीति में उतर सके, राजनीति में सत्ता हासिल कर सके, चुनाव लड़ सके, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता हासिल करना, राजनीतिक सत्ता हासिल करके सरकार बनाना, ठीक है। ये होता है इनका काम। ऑलराइट, अब देखें, समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। क्या बात कही गई राजनीतिक दलों के बारे में कि समाज के अगली बात देखना इसके राजनीतिक दलों के मामले में कि समाज के सामूहिक हित को, ठीक है, एक समाज का, एक व्यक्ति का हित नहीं होता, इसमें पूरी समाज का सामूहिक हित होता है। तो समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है, ठीक है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी नीतियां ना बनाए, अपने कार्यक्रम ना बनाए, पॉलिसीज ना बनाए, प्रोग्राम ना बनाए, तो जनता कैसे वोट देगी। आपने देखा होगा जब भी देश में चुनाव आते हैं तो चुनाव के दौरान हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसीज बताती हैं, अपने प्रोग्राम बताती हैं कि अगर हम ये चुनाव जीतते हैं, हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो आगे जाके हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। और सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। जी हाँ, देखने में तो ऐसा लगता है कि पूरे समाज का सामूहिक हित करने वाली है यह पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक बात हमने ये भी पढ़ी थी कि देश के सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन के लिए राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो कहीं आपको दिखाई क्या देता है, आपको दिखाई क्या देता है राजनीतिक दलों के बारे में, अक्सर लोग बुरी राय ही बनाते हैं क्योंकि उन्हें जो दिखाई देता है उस आधार पर, लेकिन ये दिखाने की क्या कोशिश करते हैं, आपको प्रैक्टिकली क्या दिखाई देता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर आपके लिए काम नहीं कर रही है, वो ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने का काम कर रही है, लेकिन वो ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज बन रही है, जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति इस मामले में एक जैसी हो, ठीक है। कुछ हद तक ये आपके लिए काम भी करते हैं। फिर देखें तो ये जो बात है कि सामूहिक हित, राजनीतिक पार्टियां सामूहिक हित देखती हैं, ये एक विवादास्पद विचार है, इसमें विवाद उत्पन्न होता है, लेकिन इस बारे में भी सबकी राय अलग अलग होती है। जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं उनकी राय उसके प्रति अच्छी होगी, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो नहीं करते हैं उसकी राय उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति बुरी होगी। ऑलराइट,
तो इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जीतेगी तो एक ही, सरकार तो किसी एक की ही बनेगी ना, ठीक है। तो अब इनके बीच क्या है, इनके बीच कंपटीशन। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, अपने को खुद से बेहतर बताने की कोशिश करेगी जनता के सामने, क्योंकि जनता के वोट से ही तो ये राजनीतिक सत्ता, सरकार हासिल करेंगे, सरकार की गद्दी हासिल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। चुनाव के पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है, अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम के द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जनता का समर्थन मिले। समर्थन यानी कि ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, ठीक है। और जब मान लो कि वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है तो क्या करती है, उन नीतियों को लागू करने का प्रयास भी करती है, ठीक है। फिर इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं, और पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ भी होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबके अपने अपने क्या होते हैं, अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, अपना अपना जनाधार होता है, यानी कि अपनी अपनी जनता होती है उनकी। जनता यानी कि अपना अपना समाज होता है उनका, इसी आधार पर समाज बट जाता है। इसलिए ये बात कही गई है कि पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसीलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका हुआ होता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हो गई राजनीतिक दल के अर्थ की। अब देखें, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। भारत में 6 नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन अलग अलग को पहचानने के तरीके क्या हैं, ये है कि उस पर्टिकुलर पार्टी की, यानी कि ये 6 राजनीतिक पार्टियां जो हैं, 6 नेशनल लेवल की राजनीतिक पार्टियां जो हैं भारत में, इन सबकी अपनी अपनी क्या नीतियां हैं, अपना अपना क्या सामाजिक आधार है, किस प्रकार की समाज उनको फॉलो कर रही है, कौन से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या उस पर्टिकुलर पार्टी की क्या है प्रिंसिपल्स हैं, नीतियां, सिद्धांत, सामाजिक आधार। ऑलराइट, इन सब के द्वारा पहचाना जा सकता है। अब राजनीतिक दलों के हिस्सों की बात कही है, यहां से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं। तो पहला है नेता, दूसरा है सक्रिय सदस्य, तीसरा है अनुयायी या समर्थक। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना लीडर होता है, ठीक है, अपना लीडर होता है जो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, उस पार्टी का नेतृत्व करता है, जो शीर्ष नेता होता है, ठीक। फिर कुछ सक्रिय सदस्य यानी कि पार्टी के कुछ एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं, और कुछ होते हैं फॉलोवर्स भी होते हैं, जैसे कि आप और हम किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। क्लियर है बात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं, तो आप क्या बता देंगे, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स। ऑलराइट, चलिए आगे की बात करते हैं। अब राजनीतिक दलों के कामों की बात कर लेते हैं, कि राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करते हैं। चलिए तो समझते हैं इसको भी। तो लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन के एक अंग बन चुके हैं। इस पैराग्राफ पर विशेष ध्यान देना। लोकतंत्र का सीधा मतलब है राजनीतिक दल। जी हाँ, इसीलिए राजनीतिक दलों को क्या कहा गया है, लोकतंत्र का प्राण कहा गया है, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। क्या कहा गया है, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दल को। ये बात याद कर लो, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है।
राजनीतिक दलों को। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के कौन कौन से काम हो सकते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। पहला काम क्या है? नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल की स्थिति कैसे पता चलती है, उसकी पहचान कैसे पता चलती है, उसकी पॉलिसीज, उसके प्रोग्राम से। कोई भी राजनीतिक दल कैसे जनता का समर्थन हासिल कर सकता है? अपनी नीतियां और अपने कार्यक्रमों के द्वारा। तो राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। ठीक है, और इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ये चुनाव भी लड़ते हैं। इन्हीं नीतियों को, इन्हीं कार्यक्रमों को जनता के सामने पेश करते हैं, जनता इनका समर्थन करती है और ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इन सब के माध्यम से अपनी नीतियां और कार्यक्रम जनता को बताते हैं। अब जनता को अपनी नीतियां और कार्यक्रम बताने के कुछ तरीके भी तो होंगे, कोई माध्यम तो होगा। तो भाई किस माध्यम से? अपने भाषण के माध्यम से, जनसभा में जिनके भाषण होते हैं, टीवी में हम इनकी पॉलिसीज को देखते हैं, इवन एडवर्टीजमेंट भी आजकल आपको देखने को मिलेंगी कि विज्ञापन के माध्यम से भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी नीतियां व कार्यक्रम लोगों के सामने रखती है। जो भी योजना आती है जिस पार्टी की, ठीक है, वो योजना उसकी एडवर्टीजमेंट के रूप में दिखाई देती है। फिर टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इन सब के माध्यम से अपनी पॉलिसी से ये हमें बताते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। किस माध्यम से? पॉलिसीज और प्रोग्राम के माध्यम से, यानी कि नीतियां और कार्यक्रम के माध्यम से। फिर मतदाता वोट किसको देंगे? उसी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे जिनकी नीतियां या जिनके कार्यक्रम इनको पसंद आते हैं। ठीक है, तो मतदाता भी उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देते हैं जिसकी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए एवं राष्ट्रीय हित को मजबूत करने वाला होता है। जनता क्या देखती है? जनता स्वयं का कल्याण देखती है, जनता का कल्याण। ठीक है, और देश हित। नीतियां कैसी होनी चाहिए? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बनाई गई नीतियां एवं कार्यक्रम कैसे होने चाहिए? जो जनता के कल्याण में हो, देश के हित में हो। जिस पॉलिटिकल पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम जनता के कल्याण और देश हित में दिखाई देते हैं, जनता उसको क्या देती है? उसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट दे देती है। चलिए, दूसरा काम है इनका शासन का संचालन करना। क्या है? शासन का संचालन करना। तो देखें, राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल कैसे सरकार बनाते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार कैसे बन सकती है? बताओ भाई जल्दी से। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन सरकार तो किसी एक की ही बनेगी। सरकार तो किसी एक की ही बनेगी ना। ठीक है, चलो भाई, ये है 6 नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी। इनमें से किसकी सरकार बनेगी? जिसको मिलेगा बहुमत। जिसको क्या मिलेगा? जिसको मिलेगा बहुमत। बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत यानी कि बहुत सारे मत। ठीक है, बहुमत का मतलब क्या होगा यहाँ पर? बहुत सारे मत, यानी कि बहुत ज्यादा वोट, जिसको हम कहेंगे मेजॉरिटी। ठीक है, अब जनता जिसको देना चाहे वोट, मान लो कि कुछ जनता ने ए को वोट दिए, कुछ ने बी को, कुछ ने सी को, कुछ ने डी को, कुछ ने ई को, कुछ ने एफ को, लेकिन इनमें से ज्यादा वोट किसको मिले? मान लो कि इनमें से ज्यादा वोट मिले डी को, तो डी की बन जाएगी पार्टी, यानी कि डी को मिल गया बहुमत, तो डी पार्टी की सरकार बन जाएगी। ठीक है, इसको मिल जाएगी मेजॉरिटी। ऑलराइट, क्लियर? तो राजनीतिक दल कैसे अपनी सरकार बनाते हैं? चुनावों में बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार का निर्माण करते हैं।
और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जिसको मेजॉरिटी नहीं मिली, अब देखो डी को तो मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन एफ जो है, एफ को डी से कम वोट मिले, बाकी इन ए बी सी और ई को तो और कम वोट मिले। ठीक है, तो जो ये है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये कहाँ बैठेगी? ये बैठेगी विपक्ष में, इसको नहीं मिली है मेजॉरिटी। ठीक है, या फिर हम विपक्षी दल की बात करें तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक तरफा नहीं जीती, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ सीटें उनकी जीती हैं, उस पार्टी से जीती हैं। ठीक है, तो ये सारे मिलके क्या बनाएंगे? ये सारे मिलके बनाएंगे विपक्ष। ठीक है, तो जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वे बैठते हैं उसके अपोजिशन में। ठीक है, विपक्ष का मतलब यहां पर क्या है? विपक्ष का मतलब है अपोजिशन। अपोजिशन में बैठेंगे उस राजनीतिक सत्ता के। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? विपक्षी दल कहेंगे, अपोजिशन पार्टी कहेंगे हम उसे। ठीक है, तो सत्ता पक्ष क्या करता है भाई? डी की सत्ता बन चुकी है, डी की सत्ता बन चुकी है, तो ये हो गया सत्ता पक्ष। तो एक और सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है, वहीं अब विपक्षी दल का काम क्या होगा? विपक्षी दल का क्या काम होगा? विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है। जी हाँ, और सरकार को गड़बड़ियां करने से रोकता है कि मान लो सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, विपक्षी दल अपनी पैनी नजर उस पर रखे हुए हैं कि ये पॉलिसी कितना काम करेगी, कितने लोगों के लिए काम करेगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना जन कल्याण होगा। अगर उसको पॉलिसी में कुछ ऊपर नीचे दिखाई देता है तो वो सरकार को टोकेगी कि भाई साहब इस पॉलिसी को आप ऐसे नहीं ऐसे चलाइए। ठीक है, तो ये बात हो गई शासन के संचालन की। तीसरा काम है चुनावों का संचालन। तीसरा काम है चुनावों का संचालन। कैसे करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी? तो देखें, जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना भी आवश्यक है। क्या कहा गया है? जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, पॉलिटिकल पार्टी का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना भी आवश्यक है। अगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव तो होंगे ही, तभी तो हम अपने देश का नेता चुन पाएंगे, हम अपने देश की सरकार चुन पाएंगे। ठीक है, तो हमें पहले से यह जानकारी प्राप्त है कि सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं और सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम और नीतियां बनाते हैं। ठीक है भाई, अब यही कार्यक्रम एवं नीतियां चुनाव के दौरान जनता के पास रखती हैं। कौन? वही पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी नीतियों को, अपने अपने कार्यक्रमों को जनता के सामने रखेंगे, जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहा जाएगा। ऑलराइट, फिर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और हर तरीके से उन्हें चुनाव जिताने का प्रयत्न भी करते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है चुनाव में। ठीक है, और उन्हें चुनाव जिताने का भी प्रयास करती है। इसलिए राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य चुनावों का संचालन भी है, क्योंकि बिना चुनाव हुए कोई सरकार बन ही नहीं सकती उस देश में जहां पर 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी हो। ऑलराइट, तो 3 काम हम पढ़ चुके हैं: शासन का संचालन, चुनावों का संचालन और नीतियां एवं कार्यक्रम बनाना। ये तीनों काम क्लियर हैं? क्या कहते हो भाई? ठीक है, जितनी बात अभी हमने पढ़ी है उतना सब कुछ क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। और हाँ भाई, बराबर से लाइक शेयर भी होते रहना चाहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, चौथा कार्य है लोकमत का निर्माण। जी हाँ, लोकमत यानी कि जनता के वोट का निर्माण करना। जनता के वोट का निर्माण कैसे होगा? बताओ जल्दी से कमेंट करके। इतनी सारी बातें हम जान चुके हैं, अब जल्दी से ये बताइए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता के वोट कैसे हासिल कर सकती है? जनता के वोट हासिल करना यानी कि लोकमत का निर्माण करना या जनमत का निर्माण करना। जनमत यानी कि जनता के मत यानी कि जनता के वोट
कैसे हासिल कर सकती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। जनता का समर्थन यानी कि जनता के वोट से ही समर्थन प्राप्त होता है। जी हाँ, तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है। ठीक है, और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। किसके बेसिस पर? शासन की नीतियों के बेसिस पर। जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसीज बनाएगी उसके आधार पर जनता उन्हें वोट देगी। ऑलराइट, तो राजनीतिक दल लोकमत निर्माण करने के लिए जनसभाएं, रैलियां, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि का सहारा लेते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता का वोट हासिल करने के लिए क्या करेगी? अपना चुनाव प्रचार करेगी। चुनाव प्रचार कैसे करेगी? रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इन सब के माध्यम से अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार करती है, जनता को बताती है। जनता को जो नीतियां पसंद आती हैं उस आधार पर जनता उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती है। ठीक है, फिर पांचवा काम है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य। क्या है? सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य किस तरीके से है कि राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य जनता और सरकार के बीच मीडिएटर बनना। एक तरफ जनता है, एक तरफ सरकार है, बीच में कौन है? राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं, आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। बात आ रही है समझ में? क्या करते हैं? ये है जनता, ये है सरकार। अब सरकार ने जो भी बात कही है, जो भी योजनाएं निकाली हैं, वो जनता तक कौन पहुंचाएगा? राजनीतिक दल ही पहुंचाएंगे। ऑलराइट, तो ये जो राजनीतिक दल हैं जनता और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज यानी कि पुल या सेतु का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच पुल निर्माण का कार्य करते हैं। ऑलराइट, चलिए छठवां काम है राजनीतिक प्रशिक्षण यानी कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग। पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। कैसे? तो राजनीतिक दल मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। कैसे? तो राजनीतिक दल खासकर चुनावों के समय अपने समर्थकों को राजनीतिक कार्य जैसे कि मतदान करना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों की आलोचना या समर्थन करना आदि बताते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? खासकर चुनावों के समय अपने समर्थकों को राजनीतिक कार्य जैसे कि मतदान करना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना या सरकार की नीतियों का समर्थन करना, ये सब सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? कैसे सिखाते हैं बताओ भाई? कैसे सिखा सकती है कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स को ये सारी चीजें अपने प्रचार के माध्यम से? प्रचार किन किन माध्यमों से होता है? समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविजन, रेडियो, रैली, जनसभाएं, इन सब के माध्यम से हर एक चीज को सिखाने का काम किसका होता है? एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। किसको? अपने वोटर्स को। ऑलराइट, तो इसके अलावा सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक एवं शैक्षिक गतिविधियां तेज कर उदासीन मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम करते हैं। वे मतदाता, वे वोटर जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, उनको भी जगाते हैं कि भाई चुनाव आ चुके हैं, आपको अपनी सरकार खुद चुननी है और आपको अपनी सरकार अपने दिमाग से चुननी है। आपको ये देखना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकती है, किस पॉलिटिकल पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम अच्छे हैं। ठीक है, तो इसी के दम पर लोगों में राजनीतिक चेतना की जागृति होती है। चलिए अगला काम है, सातवां काम है दलीय कार्य यानी कि पार्टी से रिलेटेड काम कौन कौन से ये करते हैं। तो प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दल संबंधी कार्य भी करते हैं। कैसे? जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी पार्टी के मेंबर बने, उनकी पॉलिटिकल पार्टी बढ़े। ठीक है, अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना तथा दल के लिए चंदा इकट्ठा करना। जितने ज्यादा ये मेंबर जोड़ेंगे अपने में, उतना ज्यादा इनकी पार्टी का प्रचार होगा और उतना ज्यादा इनके पास पैसा भी आएगा। ठीक है, फिर अगला काम होता है गैर राजनीतिक कार्य।
गैर राजनीतिक कार्य, ये कौन से हैं? तो राजनीतिक दल ना केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक काम भी करते हैं। गैर राजनीतिक कार्य यानी कि राजनीति से हट के भी दूसरा काम करते हैं। कैसे? जैसे कि जब कभी हमारे देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई बड़ी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, जैसे कि बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी गिर जाए, सूखा पड़ जाए या भूकंप आ जाए, इन सब के दौरान राहत संबंधी कार्य कौन करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गैर राजनीतिक कार्य। लेकिन क्या बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के कोई पॉलिटिकल पार्टी ये काम करेगी? जी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये अवसर है, दुनिया के लिए आपदा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये क्या है? अवसर है। क्या? आपदा ही अवसर है उनके लिए। आपदा यानी कि विपत्ति, परेशानी। अब परेशानी किसी के लिए, दूसरे के लिए अवसर कैसे बन सकती है? बताओ भाई, ये सारी चीजें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अवसर कैसे बन सकती हैं? इस दौरान वे करेंगे जनता की सेवा। जनता की सेवा करने का मिल जाएगा इन्हें मौका, और जनता देखेगी कि भाई साहब फलानी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, इतनी बड़ी विपत्ति में हमारे लिए राहत कार्य किया, हमारे लिए भोजन उपलब्ध करवाया, दवाइयाँ उपलब्ध करवाई, बाढ़ वाले क्षेत्र से हमें बाहर लेके आए, हमें रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाई, हमारी जान बचाई। तो जो जान बचा ले वो तो उसके लिए भगवान ही होगा ना। फिर आगे जनता क्या करेगी? उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगी। ऑलराइट, समझ में आई बात? तो ये हो गए आपके पॉलिटिकल पार्टीज के 8 कार्य। अब हम समझते हैं राजनीतिक दल की जरूरत को। तो देखें, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता? सबसे पहला सवाल ये उठता है, राजनीतिक दलों की हमें जरूरत है, तो आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बीच बिना क्यों नहीं चल सकता? अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या डेमोक्रेसी होगी? क्या लोकतंत्र होगा? बताओ भाई। मुझे तो लगता है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर राजनीतिक दल नहीं है तो लोकतंत्र नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र किसकी बात करता है? लोकतंत्र लोगों की भागीदारी की बात करता है। लोगों की भागीदारी की किसमें? शासन में। और शासन में लोगों की भागीदारी कैसे हो सकती है? राजनीतिक दलों के माध्यम से। कैसे? राजनीतिक दलों के माध्यम से, क्योंकि नागरिकों का कोई भी समूह अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, अपना राजनीतिक दल बना सकता है, ठीक है, और उसी के जरिए वे शासन से जुड़ते हैं, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन होता है। ऑलराइट, तो दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उसकी जरूरत को समझ सकते हैं। मान लो कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई बताओ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा है? पढ़ा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पर तानाशाही शासन था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कौन था? पूर्वो राजवंश का शासन चलता था, लुई 16वां का शासन चलता था। निरंकुश राजा था, समाज बटा हुआ था, समाज के 2 वर्गों को स्पेशल राइट्स थे, एक को कोई स्पेशल राइट्स नहीं थे, आम जनता के पास कुछ भी नहीं था, उल्टा आम जनता को टैक्स भरना पड़ता था, ठीक है। तो क्यों ये सारी चीजें थी? क्यों जनता को इतनी सारी परेशानियां उठानी पड़ रही थी? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी तो उनके बीच चुनाव नहीं होता था, चुनाव नहीं होता था तो क्या नहीं था? लोकतंत्र नहीं था। सीधी सी बात है, जनता अपनी मर्जी से सरकार को नहीं चुन सकती थी, वंशानुगत शासन चला आ रहा था। तो जब अगर किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, या पहले जहां नहीं होती थी वहां पर वंशानुगत शासन चलता था, तानाशाही शासन चलता था, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था अपने देश का शासन बदलने के लिए, अपना राजा बदलने के लिए, ठीक है। तो दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उसकी जरूरत को समझ सकते हैं। फिर क्या है? अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। अगर मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो ही ना तो क्या होगा? जितने भी उम्मीदवार होंगे, यानी कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, बिना दल के लड़ेंगे, निर्दलीय यानी कि बिना दल के, ठीक।
तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। अब जब उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, लोग एकदम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, कोई भी चुनाव में खड़ा हो जाएगा, उनकी क्या नीतियां होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी और वे क्या बताएंगे जनता को, तो क्या देश का शासन अच्छे से चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी कि ये सरकार अच्छे से चलेगी या नहीं, इसके बारे में सभी को डाउट रहेगा। इवन स्वयं उसको भी डाउट रहेगा जो चुनाव जीत के सरकार चला रहा है, जो सरकार की कुर्सी पर बैठा, उसको खुद डाउट होगा कि क्या मैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, बिना किसी के सपोर्ट के सरकार चला पाऊंगा। ऑलराइट, तो समझ में आ रही है राजनीतिक दलों की जरूरत। फिर देखें, निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि जो चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव के माध्यम से जो चुने गए हैं, ठीक है। तो निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए काम के लिए जवाबदेह होंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी, लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, बिना दल के चुनाव लड़ेंगे, तो जो चुने हुए नेता हैं वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? अपने निर्वाचन क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो चुने गए हैं ना, सिर्फ उस क्षेत्र के लिए काम करेंगे, पूरे देश के लिए वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। पूरा देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र से चुनाव जीता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, कहीं दूसरी जगह भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ठीक है, कहीं भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी। तो क्या होगा? वे सिर्फ उस क्षेत्र के लिए काम करेंगे, ना कि पूरे देश के लिए काम करेंगे। ऑलराइट, फिर क्या है? हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। जी हाँ, जो पंचायतों के चुनाव होते हैं और अगर बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर हो रहे हैं तो इस बात की हम परख कर सकते हैं, क्योंकि जो गांव में चुनाव होते हैं, जो सरपंच चुना जाता है, जो सरपंच का चुनाव होता है, आप बताओ क्या सरपंच एक गांव के अलावा किसी दूसरी जगह के लिए काम करता है? बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये चुनाव कैसे होते हैं? गैर दलीय आधार पर हुआ करते हैं। फिर हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है, कई पार्टी में बंट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल भी उतारता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो राजनीतिक दलों की हमें क्यों जरूरत है, किस प्रकार से है, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जल्दी से चेक करके बताइए कि बराबर से लाइक शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बराबरी से लाइक शेयर नहीं हो रहा है तो फटाफट से लाइक शेयर कर देना है, क्योंकि अभी थोड़ा समय और है अपने पास और अपन पूरा चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। जी हाँ, एक सिंगल शॉट में आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए चलते हैं आगे। तो राजनीतिक दल क्या काम करते हैं? राजनीतिक दल जन समर्थन को हासिल करने का काम किया करते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं। जी हाँ, आप कोई भी कंट्री देख लें वर्तमान में, तो वर्तमान में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वहां पर चुनाव होते हैं। जनता अपनी पसंद की पार्टी के नेता को वोट डालती है, सरकारें चुनी जाती हैं। ठीक है, तो चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा, नया हो, पुराना, विकसित हो या विकासशील, हर जगह अब आपको पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेंगी ही। ठीक है, तो राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि राजनीति में, राजनीतिक दलों में कोई भी भागीदार बन सकता है। ठीक है, फिर राजनीतिक दल का जो शीर्ष नेता होगा वो अपनी पसंद के व्यक्ति को उम्मीदवार बना सकता है चुनाव लड़ने के लिए। फिर वो उम्मीदवार क्या करेगा? अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, चुनाव जीतेगा। ठीक है, चुनाव में खड़ा होगा, जीतेगा नहीं जीतेगा वो बात की बात है। अगर जीत जाता है तो क्या होता है? अपनी पॉलिटिकल पार्टी को उस संसद में या उस जगह में, यानी कि किसी भी राजनीतिक संस्था में रिप्रेजेंट करेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ ये सब काम होते हैं। तो बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। ठीक है, बड़े समाज, भारत की हम बात करें, भारत की जनसंख्या की बात करें,
कितनी है भाई? भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या भाई 140 करोड़ प्लस हो गई है, 140 करोड़ को पार कर गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है भारत। तो भारत की इतनी बड़ी जनता को संभालने का काम कैसे हो सकता है? लोकतंत्र के द्वारा। लोकतंत्र में क्या होगी? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी, अपने अपने क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट करेगी, तब शासन चल पाएगा। यानी कि भारत में वंशाणु का शासन नहीं चल सकता, भारत में लोकतांत्रिक शासन ही चल सकता है, क्योंकि भारत की जनता इतनी सारी है, भारत का समाज इतना सारा है, और भारत में हर चीज को लेकर डाइवर्सिटी है। चाहे हम समाज की बात करें, धर्म की बात करें, जाति की बात करें, जेंडर की बात करें, किसी भी चीज की हम बात करें, ठीक है, हर जगह में विविधता दिखाई देती है, डाइवर्सिटी दिखाई देती है। ऑलराइट, तो जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की आवश्यकता होती है। तो वो माध्यम या एजेंसी किसे कहा गया है? वो माध्यम या एजेंसी पॉलिटिकल पार्टी को ही कहा गया है। ठीक है, तो विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। अब जैसे कि हम बात करें लोकसभा की, भारत की लोकसभा की, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत की लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? भारत की लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं भाई? 542 सीटें हैं। ठीक है, 542 सीटें हैं। अब 542 सीटों से जो सांसद चुन के आए हैं वो पूरे भारत से चुन के आए हैं। ठीक है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से चुन के आए हैं जो अपने अपने क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि, इन अलग क्षेत्रों से चुने गए सांसदों के द्वारा ही एक जिम्मेदार सरकार का गठन होता है। बिल्कुल होता है, बस यही बात यहाँ पर कही गई है। तो उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत भी होती है। और प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं उनको पूरा कौन करता है? कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ही करती है, कोई राजनीतिक दल ही पूरा करता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। यानी कि जहां भी डेमोक्रेसी है, जो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ही। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कही जा सकती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाता है लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दलों को कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करेंगे कितने राजनीतिक दल। कहाँ की बात करेंगे? भारत की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इसको। तो लोकतंत्र में पहली बात तो यह है कि नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, जो चाहे वो अपना, मतलब काफी सारे लोग मिले, उनकी विचारधारा एक सी मिल रही है, वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो दुनिया में दलीय व्यवस्था के 3 रूप हमें दिखाई देते हैं। 3 तरीके की पार्टीज हमें दिखाई देती हैं। कैसी? यानी 3 तरीके की पार्टियों के स्वरूप हमें उस देश में दिखाई देते हैं। पहला स्वरूप या पहली व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक, द्विदलीय व्यवस्था जहां पर 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, और बहुदलीय व्यवस्था यानी कि ऐसे देश जहां पर 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हैं। इनके एग्जाम्पल को देखें तो एक दलीय व्यवस्था जैसे कि चीन में, ठीक है, उत्तरी कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, उसके बाद क्यूबा में, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है। द्विदलीय व्यवस्था की बात करें तो चलिए एक देश का नाम मैं बता देती हूँ आपको, दूसरे देश का नाम आपको बताना है कमेंट करके कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं। बहुदलीय व्यवस्था का एग्जाम्पल है भारत। और कौन कौन से देश है जहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कमेंट करके आपको बताना है। ऑलराइट, चलिए तो इन तीनों प्रकार के दलीय व्यवस्थाओं में द्विदलीय एवं बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती रहती है।
ठीक है। अब प्रतियोगिता कहाँ होगी? प्रतियोगिता कहाँ होगी? जहां पर दो होंगे या अधिक होंगे, दो या अधिक, दो या दो से अधिक, वहीं पर क्या होगी? वहीं पर कंपटीशन होगा, वहीं पर प्रतियोगिता होगी। ऑलराइट, चुनाव तो तभी किया जा सकता है ना जब दो हो या दो से अधिक हो। एक हो तो क्या है, कोई चुनाव नहीं, बस वही है, वही था, वही रहेगा। वहां पर चुनाव की कोई गुंजाइश है ही नहीं। कहां पर? एक दलीय व्यवस्था में। ऑलराइट, चलिए राजनीतिक दलों के बीच अब प्रतियोगिता की बात कर लेते हैं। लगे हाथ। तो देखें, सामान्यतया लोगों में यह धारणा प्रचलित है कि लोकतंत्र में दलों के बीच प्रतियोगिता अच्छी बात होती है। जी हाँ, क्यों अच्छी बात होती है? क्योंकि लोगों के सामने विकल्प उपलब्ध होते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच क्या है? प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, कि सभी चुनाव में उतरे हैं, देखते हैं कौन जीतता है इस प्रतियोगिता में। तो जनता को फायदा होता है क्योंकि जनता के सामने काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। वो जिसको चाहे उसको वोट दे सकती है, जिसको मेजॉरिटी मिली उसकी सरकार बन सकती है। ठीक है, तो दलों के बीच प्रतियोगिता का मुख्य कारण क्या होता है? सबको क्या चाहिए? ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों खड़ी हैं मैदान में, क्यों प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं? सभी को चाहिए सत्ता, सभी को चाहिए कुर्सी, सभी को चाहिए सरकार। ठीक है, तो सभी दलों का अंतिम उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति ही होता है और इसके लिए सभी राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। तो राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होने से मतदाताओं के पास राजनीतिक दलों को समर्थन एवं विरोध का विकल्प खुला रहता है। जब राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो जो हम जैसे वोटर्स हैं, मतदाता हैं, हमारे पास क्या है? विकल्प है, ऑप्शन है कि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना है, किसका समर्थन करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, किसका हमें विरोध करना है। इसलिए राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता लोकतंत्र के लिए अच्छी बात मानी जाती है। अब अगर यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाए कि राजनीतिक दलों के बीच लोकतांत्रिक देशों में प्रतियोगिता क्या अच्छी बात मानी जाती है? जी हाँ, आप लिखेंगे बिल्कुल मानी जाती है और आप ये 2 पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है, क्या इनकी भूमिका है। ठीक है, रेडी हैं सभी? देखें, तो किसी भी देश का विकास वहां के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। कोई भी देश डेवलप हो रहा है, कोई भी देश जो है धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट कर रहा है, किसके दम पर? पॉलिटिकल पार्टी के दम पर, राजनीतिक दलों की स्थिति के दम पर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कैसा काम कर रही है। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई है, जिसने अपनी सरकार बनाई है, जो कुर्सी पर बैठी है, वो किस तरीके से काम कर रही है। देश का विकास कौन करता है? सरकार करती है। सरकार कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। ठीक है, तो देखें, जिस देश में राजनीतिक दलों के विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक होंगे, उनके प्रिंसिपल्स, उनके थॉट्स, उनका नजरिया ज्यादा ब्रॉड होंगे, ज्यादा व्यापक होंगे, उस देश का राष्ट्रीय विकास यानी कि नेशनल डेवलपमेंट उतना ज्यादा अच्छा होगा। ऑलराइट, तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका होती है। तो एक पॉइंट हमें क्या मिला? राष्ट्रीय विकास में इनकी भूमिका। ठीक, फिर क्या है? राजनीतिक दल ही, पॉलिटिकल पार्टीज ही नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। राजनीतिक दल ही आपको ये बताते हैं कि भाई साहब, आपके ये राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, इसको प्राप्त करना आपका अधिकार है। अगर इन अधिकारों का हनन होता है, ये अधिकार आपको नहीं मिलते हैं, तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने अधिकारों की मांग भी कर सकते हैं। तो नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना क्या है? नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना। 2 भूमिका हो गई। तीसरी बात क्या है? राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक है। अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए कि हमारे देश का समाज एक हो, हमारे देश में यूनिटी हो,
इसके लिए राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय एकता कायम करने का काम भी किसका होता है? राजनीतिक दलों का ही होता है। ऑल राइट, क्लियर? चलिए अब देखें, राजनीतिक दलों में विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों एवं लिंगों के सदस्य होते हैं, यानी कि अलग अलग कास्ट, रिलीजन, क्लास और जेंडर के लोग होते हैं। ठीक है, और ये सभी अपने अपने जाति, धर्म, वर्ग एवं लिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम भारत की बात करें, भारत एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी यानी कि विविधता दिखाई देती है। किस मामले में? अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग क्लास के लोग हैं, अलग अलग जेंडर के लोग हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी में हर एक की भागीदारी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म, जाति, भाषा, कहीं का भी हो, ठीक है, वो पॉलिटी में हिस्सा ले सकता है, देश की राजनीति में हिस्सा ले सकता है, यानी कि राजनीतिक दलों में वो भागीदार बन सकता है, जहां वे अपने अपने कास्ट, अपने रिलीजन, अपने क्लास, अपनी सोसाइटी, अपनी लैंग्वेज, अपने जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रतिनिधि किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने पर तुरंत समाधान कर लेते हैं। अब जैसे कि अलग अलग रिलीजन के लोग एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं और रिलीजन को लेके कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई डिस्प्यूट राइज होता है, तो क्या करेगी? वो लोग आपस में विवादों का निपटारा कर लेते हैं, जिससे राज्य में एकता कायम रहती है। और राजनीतिक दल ही किसी देश में राजनीतिक स्थायित्व ला सकते हैं। राजनीतिक स्थायित्व, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इससे क्या मतलब है? जैसे मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी अभी प्रेजेंट में काम कर रही है हमारे देश में, उसकी सरकार है और वो पॉलिटिकल पार्टी अगर बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से देश को चलाती है, देश के विकास में अपना योगदान ज्यादा से ज्यादा देती है, जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा सोचती है, तो जनता क्या करेगी? आने वाले चुनावों में जनता उसी पार्टी को वोट देगी जो प्रेजेंट में सरकार में है, प्रेजेंट में सत्ता पे बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उसने काम किया है, काम कर रही है। तो इसे ही आप क्या कहेंगे? राजनीतिक स्थायित्व यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहेंगे। ऑलराइट, तो राष्ट्रीय विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि शासन के निर्णयों में सबकी सहमति हो और सभी लोगों की भागीदारी हो। जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं या जो भी हमारे देश की जनता है, अगर हमें देश का विकास करना है तो सबका, यानी कि देश की जनता का, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर का, आम जनता का, सबका सहयोग हो, सबका डिसीजन उसमें मायने रखता हो, सबकी सहमति हो। ऑलराइट, फिर राजनीतिक दल संकट के समय रचनात्मक कार्य भी करते हैं। कौन से? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कार्य करना। जैसे कभी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, कुछ भी हो गया, भूकंप आ गया, तो क्या करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज? लोगों को राहत कार्य प्रदान करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो यहां तक की बात क्लियर है, राजनीतिक दलों की भूमिका भी समझ में आ गई। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं भारत में कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, तो भारत में 6 नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी कि जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, और उसके अलावा कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो स्टेट लेवल पर हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं आगे। और राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम किसके द्वारा ही तय किए जाते हैं? किसके द्वारा तय किए जाते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। और इन्हीं सब बातों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो पार्टी सत्ता में नहीं होती वो होती है विपक्ष में। तो विपक्ष की भूमिका निभाकर सरकार को रचनात्मक सहयोग देकर स्वयं को प्रभावी बनाने का काम करते हैं। कौन? पॉलिटिकल पार्टीज। ऑलराइट, चलिए अब हम जान लेते हैं भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में। तो भारत में राजनीतिक दलों का, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का, हमें पॉलिटिकल पार्टीज के 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं, 2 फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। एक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरी होती है क्षेत्रीय दल, यानी कि रीजनल पार्टी। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या क्या है तो इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। ये नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज हैं।
तो ये वैसे राजनीतिक दल या वैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है। पूरे देश के हर कोने कोने में इनकी पार्टी होती है, इनके फॉलोअर्स होते हैं, इनके एक्टिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इनके कार्यक्रम एवं नीतियां यानी कि इनके प्रोग्राम और पॉलिसी किस लेवल के होते हैं? राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, नेशनल लेवल के होते हैं। जो भी पॉलिसी ये बनाएंगे पूरे देश के लिए ही बनाएंगे। इनकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी होती हैं और इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। अब इसके विपरीत क्षेत्रीय दल, ठीक है, या रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है? तो देखिए, राजनीतिक दल जिनके कार्यक्रम, नीतियां एवं विचारधारा किसी राज्य क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के जो 3 या 4 क्षेत्रीय दल हैं या स्टेट लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो उनकी नीतियां, उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम, उनका कंसेप्ट जो है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही रहेगा, ठीक। तो ऐसे दल को आमतौर पर क्या कहा जाता है? राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। अब हम एक एक करके क्या समझेंगे कि कौन कौन सी भारत में नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। तो उसके पहले एक बात को समझना और इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की होगी या स्टेट लेवल की होगी, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग, जिसे निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। और किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह होगा, ये भी कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव चिन्ह ही डिसाइड करता है, चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है, ठीक। चलिए अब देखें, हम भारत में नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो इन प्रेजेंट भारत में 6 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्हें नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा दिया गया है, जिसमें सबसे पहली और सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। और ये दुनिया के सबसे पुरानी पार्टीज में से एक है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1885 में, 1885 में इस पार्टी का गठन किया गया था। और इस पार्टी में कई बार विभाजन भी हुए हैं। विभाजन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 1907 की बात करें, जिसे हम सूरत की फूट के नाम से जानते हैं या सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट्स में बट गई थी। कौन कौन से थे वो? नरम दल और गरम दल, इनमें पार्टी बढ़ गई थी। नरम दल में थे उदारवादी नेता, ठीक है, उदारवादी नेता जो बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई के आजादी पाना चाहते थे। और गरम दल में थे उग्रवादी नेता जो क्रोध और हिंसा के बल पर आजादी पाना चाहते थे, ठीक है। तो आजादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है, क्योंकि आजादी के बाद कई सालों तक, ठीक है, कई सालों तक इसी पार्टी का कब्जा पूरे देश पर रहा है। उसके बाद देखें, जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस पार्टी ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का भी प्रयास किया है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दूसरी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। तो भारतीय जनसंघ का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अब सुन लो। सबसे पहले स्थापना हुई थी भारतीय जनसंघ की 1951 में, और जिसका गठन किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और इसको फिर से, इस पार्टी को जिंदा किया गया, फिर से जीवित किया गया। और 1980 में, 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बनी थी, ठीक है। तो पहले ये क्या थी? भारतीय जनसंघ थी, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। फिर से इस पार्टी को जिंदा किया गया, फिर से इसको जीवित किया गया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है, ठीक है। अब इसके कंसेप्ट की बात करें, इसके विचारधारा की बात करें, इनके एथिक्स की बात करें, किन आधारों पर यह पार्टी काम करती है, तो देखें, भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद यानी कि सभी मानवों का कल्याण, और अंत्योदय, अंत्योदय यानी कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास संसाधन नहीं है कि जो अपना विकास कर पाए, उस व्यक्ति तक सारे संसाधनों का पहुंचाना और उसका कल्याण करना इस पार्टी का लक्ष्य है, ठीक है। तो समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है। भारतीय राष्ट्रवाद,
और राजनीति की इस अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व इसका रहा है। ऑलराइट, चलिए तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तीसरी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में कांशीराम ने करी थी। ठीक है, अब जैसा कि इसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज से क्या मतलब है? बहुजन समाज जिसमें शामिल होते हैं दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक, इन सभी के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका रिप्रेजेंटेशन करने का दावा करती है ये पार्टी। उसके बाद ये पार्टी किन लोगों के विचारों को मानती है, किन महान लोगों को ये पार्टी फॉलो करती है? तो देखिए, साहू महाराज, महात्मा फुले यानी कि ज्योतिबा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं से ये प्रेरणा लेती है। दलितों, कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय पार्टी का मुख्य आधार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी ताकतवर है। ठीक है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, हाथी है। उसके बाद चौथी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई। 1925 में इसे बनाया गया था। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था की बात करती है। अलगाववादी यानी कि जो देश के विभाजन की बात करते हैं, सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर देश के विभाजन की बात करते हैं, ऐसी ताकतों की ये विरोधी है। उसके बाद यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का उपकरण मानती है। 1964 की फूट की बात करें, 1964 की हम बात करें तो 1964 की फूट जिसमें माकपा इससे अलग हुई, यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पहले इसी में शामिल थी। 1964 में इनके बीच फूट हो गई, ये पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो जनता भी इन दोनों पार्ट्स में बट गई। ठीक है, तो इसके बाद जब ये पार्टी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो जनता बट गई यानी कि जनाधार सिकुड़ता चला गया। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति में यह पार्टी दिखाई देती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, ठीक है, तो सामाजिक कार्यकर्ता एवं मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे की हम बात करें, ठीक है, तो सामाजिक कार्यकर्ता और रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा गठित ये भारतीय राजनीतिक दल है, जिसके घोषणा की गई थी 26 नवंबर 2012 को कि हम एक पार्टी का निर्माण करते हैं, और 26 नवंबर 2012 को थी भारतीय संविधान की 63वीं वर्षगांठ। उसी अवसर पर जंतर मंतर दिल्ली में इस पार्टी के गठन की घोषणा करी गई। फिर है नेशनल पीपुल्स पार्टी, छठवीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, तो ये है भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसका प्रभाव मुख्य रूप से हमें भारतीय राज्य मेघालय में दिखाई देता है। चुनाव चिन्ह है किताब। अब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो सिर्फ उसी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वैसा चुनाव चिन्ह नहीं रख सकती, ऐसा ये रूल है। ठीक, इसके नेता की बात करें तो नेता है कॉनराड संगमा, संस्थापक है पीए संगमा, स्थापित हुई थी 6 जनवरी 2013 को, मुख्यालय है मेघालय में, विचारधारा है इनकी क्षेत्रवाद। अब हम क्षेत्रीय दलों की बात करें, राष्ट्रीय दल की बात करिए, भारत में क्षेत्रीय दलों की पार्टियों की बात करें तो देखें अलग अलग राज्य में आपको यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, चलो मणिपुर हमें सबसे पहले दिखाई देता पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और भी कई सारी पार्टियां हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी है, ठीक है। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। इसी तरीके से कई सारी हमें क्या दिखाई दे रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां दिखाई दे रही हैं। अब कोई भी
कोई भी पार्टी कैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सकती है, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखें, वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करता हो, यानी कि ये सारी योग्यताएं उस पॉलिटिकल पार्टी के पास होनी चाहिए। पहली क्या है कि यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में ध्यान से सुनिएगा, यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता हो। कहां? लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के कुल वैलिड वोट्स का 6% उसे मिलता हो, तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्य से लोकसभा में 4 सीटें भी प्राप्त करता हो। दूसरी बात, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त करता है यदि उसे लोकसभा चुनाव में 2% स्थान प्राप्त होते हैं तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तीसरी कंडीशन, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगर ये सारी कंडीशंस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी करती है तो उसे नेशनल लेवल का दर्जा दिया जाता है। ऑलराइट, अब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त करना है तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, चलिए समझते हैं इसको भी। तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 3% या 3 सीटें जीतना आवश्यक है। क्या है? लोकसभा या विधानसभा के लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में डाले गए कुल वैलिड वोट का 6% उसे मिलना चाहिए, या राज्य विधानसभा की कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जीतना आवश्यक है। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई पॉलिटिकल पार्टी के स्वरूप की, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की। ठीक है, कंडीशंस भी हमने जान ली। अब हम जानेंगे राजनीतिक दलों में जन भागीदारी कैसे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से ये चेक करके बताओ कि बराबर से लाइक शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहला काम करना है, आपको लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए, राजनीतिक दलों में जन भागीदारी की अगर हम बात करें तो दुनिया के अलग अलग देशों में हमें इसका अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है। अब जैसे हम भारत की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत का समाज दुनिया के सभी समाजों से बड़ा है, तो भारत में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी है। पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन भी भारत के लोगों का देश की राजनीति में ज्यादा है दुनिया के दूसरे देशों के कंपैरिजन में अगर हम कहें। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, वो क्या बताता है कि थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि 1971 की हम बात करें तो 38%, 1996 की बात करें तो 31, 99 में फिर 38, 2004 में और ज्यादा बढ़ गया तो 53%, 2005 में थोड़ा सा घटा तो 48%, यानी कि ऊपर नीचे ये संख्या होती रही है। लेकिन भारत के लोगों में जन भागीदारी राजनीति में बढ़ती हुई ही, एवरेज तरीके से देखें तो औसतन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो अब देखें, यहां पर एक और वैश्विक औसत आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं कि दुनिया के किन देशों का राजनीति में भागीदारी कितनी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो तंजानिया और बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तंजानिया में 26.2%, वहीं बांग्लादेश में 23.5%। अब हम भारत की बात करें तो भारत 11.4% रिप्रेजेंटेशन है। बाकी स्वीडन, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जिम्बाब्वे, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, इन सब का रिप्रेजेंटेशन भारत के कंपैरिजन में काफी कम दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, अब देखें एक और ग्राफ, आप देखें यहाँ पर दक्षिण एशिया का ये ग्राफ है कि दक्षिण एशिया के लोगों की राजनीति में जन भागीदारी की बात करें
तो 37% लोग ऐसे हैं जो पूरा भरोसा करते हैं या कुछ भरोसा करते हैं, 43% ऐसे हैं जो बहुत भरोसा नहीं करते या एकदम ही भरोसा नहीं करते, और 20% तो पॉलिटिकल पार्टीज को जानते ही नहीं है। फिर एक और ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, वो किस बारे में है कि भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। तो 1967 में ये जो आंकड़ा है, आप देखें इस ग्राफ को देखें, 1967 में ऊपर था, 1971 में थोड़ा सा नीचे आया है, फिर 1996, 1999, 2004 से ये ग्राफ जो है हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इन ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में समय के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोगों की भागीदारी राजनीति में बढ़ती ही गई है। ऑलराइट, अब हम जानेंगे राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चुनौती ये है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। जहां पॉलिटिकल पार्टीज है वहां लोकतंत्र है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही हमें लोकतंत्र की कमी दिखाई देती है। कैसे? तो लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दलों के सभी अधिकार एक व्यक्ति में या कुछ व्यक्तियों के समूह में सिमटे हुए दिखाई देते हैं। एक बात कैसे कि दलों के अंदर लिए जाने वाले जो निर्णय हैं, उन निर्णयों में दल के जितने भी मेंबर हैं, उस पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, सभी से सहमति नहीं ली जाती। और जहां सभी की सहमति ना हो, सभी अग्री नहीं करते हो, वहां कैसा लोकतंत्र? ठीक है, और दल के जो विभिन्न पद हैं, उन पदों पर दल के ही प्रमुख नेताओं एवं उनके सगे संबंधियों का कब्जा देखने को मिलता है। उसके बाद दलों के भीतर लिए गए फैसलों की जानकारी भी सभी को नहीं होती। एक तो निर्णय क्या लिया जाना है, निर्णय में भागीदार भी नहीं बनाया जा रहा, ऊपर से निर्णय क्या लिया गया है उसकी भी जानकारी नहीं है लोगों को। ठीक है, तो भारत जैसे राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है, जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए गंभीर चुनौती है। दूसरा है नेतृत्व का संकट। दूसरा क्या है? नेतृत्व का संकट है। कोई एक ऐसा लीडर नहीं दिखाई देता जिसको सभी मानते हो। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर यह समस्या है कि अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई एक ऐसा लीडर नहीं है, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो, जिसको उसी पार्टी के सारे मेंबर अपना नेता मानना चाहते हो। ठीक है, जो नेता अपने दल को सही दिशा दे सके, सही डायरेक्शन दे सके। इसके अलावा राजनीतिक दलों में युवा एवं महिला नेतृत्व का भी अभाव देखा जा रहा है। ठीक है, तो देश की युवा पीढ़ी किस में लगी है? नौकरी पाने में, व्यापार में, व्यवसाय में, क्योंकि उसको राजनीति में एक लंबे समय तक का हमेशा का करियर नहीं दिखाई देता कि इसमें मैं एंटर करूंगा तो ये चीज मेरे करियर के लिए सही साबित होगी। तो इस कारण से राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया है। तीसरी समस्या और तीसरी चुनौती जो है वो है वंशवाद की चुनौती। तो प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा जा रहा है कि लोग दलों के शीर्ष पर बैठे हैं और वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पर बैठाते हैं। वंशवाद यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर सीधा कब्जा कर लेना और एक के बाद एक उनकी ही जनरेशन के व्यक्ति आगे बढ़ते जाएंगे, उस पद पर बैठते जाएंगे और महत्वपूर्ण पद होंगे उनको अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों में बांट दिया जाएगा। तो आम जनता, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोवर्स, समर्थक, उनके लिए क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ठीक है, तो अतः वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों के सामने एक प्रमुख चुनौती है कि ये कैसे वंशवाद को समाप्त किया जाए। चौथी समस्या है काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव। काले धन, ब्लैक मनी किसके पास होगी? पूंजीपति वर्ग के पास होगी। ठीक है, तो आजकल राजनीतिक दलों में काले धन और अपराधियों के बढ़ते प्रभाव के चलते महत्वपूर्ण चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। पहली क्या है कि चुनाव में पूंजीपतियों को उम्मीदवार के रूप में उतारा जाता है। पूंजीपति जिनके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, जो चुनाव में क्या करते हैं? अपने काले धन का प्रयोग करते हैं और पैसे के दम पर चुनाव जीतने की सारी कोशिशें करते हैं। फिर अपराधियों का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। अपराधी क्या करते हैं? राजनीति में हिस्सा लेते हैं, लोगों को डरा धमकाकर वोट हासिल करते हैं और उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं। और जब वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, जिन अपराधियों के दम पर जीती है, तो आगे जाके वो उन क्रिमिनल्स के, उन अपराधियों की हेल्प भी करेंगे और देश में क्या बढ़ेंगे? क्राइम बढ़ेंगे। ठीक है,
तो क्या ये राजनीति सही है? बिल्कुल सही नहीं है। पांचवी चुनौती है सिद्धांतहीनता की स्थिति। क्या है? सिद्धांतहीनता की स्थिति। तो राजनीतिक दलों में आजकल सिद्धांतहीनता की स्थिति बनी हुई है। कोई भी दल अपने मूल सिद्धांत पर कायम नहीं है। भले ही हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं कि हम इन पर काम करते हैं, वो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, जनता का समर्थन हासिल करने के लिए, लेकिन उन सिद्धांतों पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सत्ता को प्राप्त करने के लिए वे अपने सिद्धांत को भी छोड़ देते हैं। यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को साम दाम दंड भेद कुर्सी चाहिए, प्रिंसिपल गए एक तरफ। ठीक है, तो जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े और विकसित देशों की हम बात करें तो उन देशों के राजनीतिक दल अपने गठन के समय से लेकर, जो समय उन्हें प्रिंसिपल बनाए थे तब से लेकर अब तक अपनी सिद्धांतों पर, अपने प्रिंसिपल पर कायम है। छठवीं समस्या है, छठवीं चुनौती है अवसरवादी गठबंधन। ठीक है, अब गठबंधन की सरकार कब बनती है? जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, बहुमत ना मिले, तो क्या होगा? यानी कि एक तरफा किसी को बहुत सारे वोट ना मिले कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बना सके, तो क्या होगा? गठबंधन की सरकार बनेगी। यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी? मिलकर अपनी सरकार बनाएंगी। और जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाएगी तो क्या होगा? बताओ भाई। हर जगह खींचातानी मची रहेगी भाई। कैसे? इस पार्टी का लीडर बोलेगा कि भाई हमें नेता बनना है, हमें नेता बनना है, हमें सारे राइट्स मिलने चाहिए। तो वो सरकार किसके हित में काम कर रही है? गठबंधन की सरकार बना ली और उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना हिस्सा चाहती है, अपने अधिकार चाहती है, सिर्फ खुद का हित चाहती है। जनता फिर वहां कहां दिखाई देगी? कहीं नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। अब इन दलों को सुधारा कैसे जा सकता है? ठीक है, तो दल बदल कानून का लागू होना चाहिए। दल बदल कानून किस लिए? अक्सर ये देखा जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग, नेता, समर्थक, एक्टिव मेंबर्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, अपना फायदा देखते हुए। तो वहां पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली चीज है वो बन नहीं पाती, राजनीतिक स्थायित्व बन नहीं पाता, जिससे सरकारें अच्छे से चल नहीं पाती, देश अच्छे से चल नहीं पाता, देश का विकास हो नहीं पाता। तो इसको रोकने के लिए कि एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में ना जा पाए, इसके लिए दल बदल कानून बनना चाहिए, जिससे दल बदल को रोका जा सके। दूसरा है न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। कैसे? तो उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को काले धन का दुरुपयोग एवं इसके अंदर अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए आदेश जारी किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति के अंदर ना तो काले धन का प्रयोग होना चाहिए, ना अपराधियों की एंट्री होनी चाहिए। ये ऑर्डर जारी किया है। ठीक है, कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा चुनाव अधिकारी को दें। इन कानूनों के द्वारा जो है हम राजनीति को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो न्यायालय ने क्या किया है, जुडिशरी ने क्या किया है, ऐसे उम्मीदवार जो काले धन का प्रयोग कर रहे हैं या अपराधी हैं, उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। और उन पर जो मुकदमा चल रहा हो, मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपराधी हैं जिन पर मुकदमा चल रहा हो, उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। अतः न्यायालय के ऐसे आदेशों को लागू होने से राजनीतिक दलों में अपराधी की संख्या में कमी होगी और राजनीतिक दल प्रभावशाली होंगे। तीसरा तरीका है इनको सुधारने का कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, क्योंकि समस्या क्या थी कि इनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। अब आंतरिक लोकतंत्र को बहाल किया जाए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के जितने मेंबर हैं, निर्णयों में सभी की भागीदारी हो, सभी की सहमति हो, फैसले सबको बताए जाएं, सभी को इक्वल राइट्स मिलें। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को सुधार सकते हैं। चौथा, उचित प्रतिनिधित्व। चौथा क्या है, उचित प्रतिनिधित्व, यानी कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। तो राजनीतिक दल में महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व देकर अपने प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। और युवाओं को राजनीतिक दलों में आने से दलों को क्या होगा, नई ऊर्जा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, युवा अपने तरीके से, नए तरीके से काम करेंगे।
कुछ आवश्यक सुझाव भी हैं कि राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए एक सुझाव यही भी दिया जा सकता है कि चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए। जो चुनाव प्रचार के दौरान खर्चा होता है वो कौन उठाए? सरकार उठाए, ताकि जो पूंजीपति वर्ग है, अमीर वर्ग है, वो अनाप शनाप खर्च ना कर सके। क्योंकि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास मान लो कि पैसा नहीं है, वो कैसे बड़े लेवल पर चुनाव प्रचार करेंगी और कैसे जनता के सामने खुद की पॉलिसीज को रखेंगी। और ये जो पूंजीपति वर्ग वाली पॉलिटिकल पार्टी है ये क्या करेंगी? ये अपने पैसों के दम पर चुनाव जीतने का भरसक प्रयास करेंगी। तो पेट्रोल, कागज, कपड़ा, टेलीफोन आदि जो भी चुनाव प्रचार में उपयोगी हो वो किसके द्वारा उपलब्ध करवाए जाएं? सरकार के द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाएं। तो यदि राजनीतिक दल एवं सरकार इन सुझावों पर ध्यान दें तो राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाया जा सकता है। और इसके अलावा राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए सबसे बड़ा उपाय है स्वयं पहल, कि राजनीतिक दल, हर एक पॉलिटिकल पार्टी खुद आगे आके पहल करे कि हमें अपने में ये सुधार करना है। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खुद जान लिया कि हमें क्या सुधार करना है और उन सुधारों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में इम्प्लीमेंट भी करती है तो भाई वो पॉलिटिकल पार्टी अलग ही चमकती हुई दिखाई देगी। लोगों का विश्वास उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति ज्यादा बढ़ेगा, लोग उसके फॉलोअर बनेंगे, लोग अपना समर्थन भी उस पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। तो आज के सेशन में हमने बात करी ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, जैसा कि आपका चैप्टर का टाइटल ही है। उम्मीद है पूरा रिवीजन आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कहीं भी कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, और अगर बाकी के सेशन आपने नहीं देखे हैं तो बाकी के सेशन भी आपको देख लेना है। तो आपके पॉलिटी के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चैप्टर जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ तुरंत ही जुड़ जाएं। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें, सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई के अलावा दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।